Hello everyone, I, Ashil with my friend Khushi of 11th standard from Divyapat campus welcomes you all to Heroes of Ahmedabad Season 2. Today we have a really exciting guest with us. He is an amazing author, a talented poet, a successful entrepreneur, well-known name in journalism and even in mass communication. He is a motivational speaker who has touched many lives. Our guest has not only inspired countless individuals with his powerful words but also demonstrated the spirit of entrepreneurship by starting his own business. He is brilliant mind behind the books Dhando Nano Che Pan Potano Che and Positive Soch Life Ma Moj. We are going to dive into his incredible journey, hear about the challenges he has faced, the lessons he has learned and get some valuable advice from him. We are pleased to welcome Mr. Kuldeep Singh Kale, famous as Positive Paji. We are glad to have you here, sir. First of all, thank you so much, sir, for giving a quick response in a short notice to students like us. What inspired you to start your journey as an author? ओके जब मैं कोविड में चल रहा था तो मैं अपना प्रोफेशन में था और मेरी बेटी की स्कूल से एक मदर का मैसेज मेरी वाइफ पे गया और उन्होंने कहा कि पाजी को बहुत सारे लोग जानते हैं। तो उनके हस्बैंड की जॉब चली गई थी और वो सीए थे। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया था कि अगर कुछ जॉब का कुछ हो सके तो वो बात मुझे बहुत मतलब परेशान कर रही कि एक सीए है और उसकी जॉब चली गई है और वो परेशान है। मतलब अगर सिक्योर सीए की जॉब भी नहीं है तो क्या सिक्योर है। तो उस दिन मैंने एक पोइट्री लिखी थी जो कि बहुत वायरल हुई थी और उससे फिर मेरी आगे की जर्नी शुरू हुई थी। और वो पोइट्री थी कि नौकरी छूटी नहीं गई, नौकरी छोड़ी दी थी। नौकरी મળતી નથી નહીં, નોકરી કરવી જ નથી। લોકો લારીથી પણ લાખો કમાય છે, નસીબ અજમાવવામાં તારું સુજાય છે। तो उस पोइट्री लिखने के बाद मेरी ये जर्नी मैंने उस दिशा में सोचना शुरू किया और जो लोग नौकरी में फंसे हुए हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उनको कैसे उनको रास्ते दिखे। तो वो फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। Are you the first person in your family to be in this field? राइटिंग और मास कम्युनिकेशन में मेरी फैमिली में कोई नहीं था। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी का छोटा सा एक कारखाना था जिसमें मैं एज ए हेल्पर जाता था। मतलब अगर पिताजी कुछ मशीन के पार्ट्स को खोल रहे हैं तो भाई वो पाना लेके आओ, वो पकड़ लेके आओ या डिसमिस लेके आओ, तो मैं वो काम करता था और साथ साथ में पढ़ाई हो रही थी। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मास कम्युनिकेशन में जाना है, मैं कविताएं लिखने लगा था। तो फिर इस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि मेरा करियर जो है वो मास कम्युनिकेशन है और मैंने उसकी पढ़ाई की और आगे फिर मैंने इस करियर को परस्यू किया। Sir, why Positive Paji? जब मैं रेडियो में था, मैंने रेडियो में कुछ साल काम किया, रेडियो इंडस्ट्रीज़ में। तो मेरा काम रहता था कि आरजेस को ट्रेन करना है। तो आरजे जो होते हैं उसके जो प्रोग्राम होते हैं उसके क्रिएटिव नाम रखे जाते हैं कि भाई सुबह का शो है तो उसका नाम, दोपहर का शो है तो उसका क्या नाम होगा। किसी शो में सेगमेंट है प्रॉपर, अगर वो मान लो कि फिल्म रिव्यू है तो उस सेगमेंट का क्या नाम हो सकता है। तो अलग अलग क्रिएटिव नाम आरजेस के और शो के सेगमेंट के सोचे जाते थे। तो जो मैं उनको सजेस्ट करता था और धीरे धीरे जब मैं पॉपुलर हो रहा था तो मैंने सोचा कि मेरा क्या नाम होना चाहिए। तो मेरी जो कविताएं हैं वो बहुत वायरल होती थी। तो मैं नोटिस कर रहा था कि लोग जो मुझे ईमेल कर रहे हैं या मुझे मैसेजेस कर रहे हैं या मुझे बात मेरे साथ करने की कोशिश करते थे, वो जो बोलते हैं तो लोग एक वर्ड कॉमन बोला करते थे कि आपकी बात बहुत पॉजिटिव लगती है, आपके में से पॉजिटिविटी मिलती है। तो एक कॉमन वर्ड लोग बहुत मेरे बारे में लिख रहे थे कि ये इनकी बातें बहुत पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वर्ड मैंने नोटिस किया और एक उम्र के बाद जब अगर मैं सीनियर पोजीशन पे हूँ और कोई मुझे कहता था कि सर ये है, सर वो, तो मैं उसको बोलता था कि तू मुझे सर मत बोल, तू मुझे पाजी बोल सकता है। तो लोग मुझे पाजी कहते थे मेरे ऑफिस में। तो पाजी के नाम से ऑफिस में मैं पॉपुलर था। तो पाजी और पॉजिटिव को मैंने जोड़ के पॉजिटिव पाजी एक नाम मुझे लगा कि ये मेरा नाम होना चाहिए। और मैंने मेरे साथ काम करने वालों को पूछा
कि ये क्या तुमको सही लगता है नाम? तो सबने कहा कि ये बिल्कुल प्रॉपर नाम है और आपकी पर्सनालिटी के साथ और आप जो कर रहे हैं उसके साथ ये सूटेबल है। तो उसके बाद मैंने मेरे नाम को साइड में करके पॉजिटिव पाजी के नाम से ही बातें करना शुरू कर दिया और आज लोग मुझे पॉजिटिव पाजी के नाम से जानते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है। और एक वो ब्रांड क्रिएट करने के लिए ज़रूरी भी होता है। अगर आप कोई ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तो आपको उसको ही हाईलाइट करना है। अगर मैं मेरा नाम भी हाईलाइट करूँ, मेरा काम भी हाईलाइट करूँ और चार चीज़ें हाईलाइट करूँगा तो कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। तो एक फोकस रखना पड़ता है। तो उसके पीछे एक ये भी कारण था कि पॉजिटिव पाजी को ही अब हाईलाइट करना है। Sir, as you're playing many roles, which one is your favorite profession? Author, entrepreneur or a speaker? ओके, प्रोफेशन कि पहले आता है लाइफ, ह्यूमन बीइंग, आप कैसे ह्यूमन हो वो आता है। तो अगर मैं कहीं लेक्चर भी लेने जाता हूँ तो अब मैं सबसे पहले लोगों को मेरे हर सेशन का पहला पार्ट में वो करता हूँ कि आप कैसे इंसान हो। आप ऑथर, आप एंटरप्रेन्योर या सिंगर, वो सब कुछ बाद में हो। पहले आप कैसे पर्सनल हो, कैसे व्यक्ति हो। तो पहले व्यक्ति आता है, उसके बाद सारे करियर आते हैं। और ये जो ऑथर हो, पोइट हो या राइटर हो, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। अलग अलग क्या होता, ऑथर और शेफ वो अलग होता, ऑथर और क्रिकेटर वो अलग होता है ना। पर ये ऐसी चीज़ है कि जुड़ी हुई है। तो मैंने मेरी जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर किया। एक राइटर है वो पोइट हो सकता है, राइटर और पोइट अच्छा ऑरेटर हो सकता है, एक अच्छा स्पीकर हो सकता है, एक पोइट अच्छा सिंगर भी हो सकता है। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी सारी शक्यता, मेरी सारी जो मेरे में पोटेंशियल था, जो संभावनाएं थी, उसको मैंने एक्सप्लोर किया। और वो जो मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की और लोग मुझे पसंद करते गए, क्योंकि वो पहले एज ए पर्सन मुझे पसंद करते थे। अगर कोई आरजे मेरे शो में आता था या मेरी स्टूडियो में आता था और वो मुझे कहता था पहले दिन कि पाजी, हम अगर कोई भी आरजे होता है तो उसको शो में बातें करनी होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि चलो हम शायरी बोलेंगे, है ना। अब शायरी की किताब लेके आप शो में बैठ गए और आप गुलजार साहब की कविताएं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो आप नहीं हो, वो गुलजार साहब है ना। और आपकी कविता, आपके थॉट कोई पसंद करे, कोई क्यों सुनेगा आपकी कविता। आप एज ए आरजे या फिर एज ए स्पीकर, आपको जब कोई जानता ही नहीं है और आप बोलोगे मैं अपनी कविता सुनाऊंगा, तो कोई क्यों सुनेगा। पहले अपना परिचय करवाओ, पहले आपसे संबंध जोड़ो, फिर आप अपनी कविता सुनाओ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। So, can you share your educational background? मैंने बहुत पढ़ाई की। मैं बीकॉम मैंने किया, उसके बाद मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ, मैंने एचआर में डिप्लोमा किया, फिर मैंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया। शुरुआत में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कोई क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे ये अवेयरनेस आती गई कि मेरे में स्किल क्या है। और एक इंटरेस्टिंग मैं किस्सा आपको बताना चाहूँगा। एक बार हमारी कॉलेज से भेजा गया था कंपटीशन में, जो कि मुझे स्पीच देनी थी। तो मेरा जो था नंबर, वो अभी आने में देर थी, तो टी ब्रेक हुआ। तो अलग अलग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट थे, हम 4-5 लोग जो बिल्कुल अनजान थे एक दूसरे से, हम लोग चाय पी रहे थे या फिर नाश्ता कर रहे थे। तो ऐसी बातें शुरू हुई। तो हमने कहा कि मैंने कहा कि मुझे एडमिशन लेना था उस कॉलेज में, पर मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं स्पीच के, जो मैंने यूथ फेस्टिवल में जीते हैं, तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो किसी ने मुझे ऐसा कहा कि तुमने गलत स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए ट्राई किया, जो तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने सर्टिफिकेट इतने सारे जीते हैं और आप चाहते हो कि आप एमकॉम करोगे, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे नहीं होने वाली है। आपको मास कम्युनिकेशन में जाना चाहिए था। तो उस लड़के की बात मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसे हिट हुई कि हाँ, गलती मेरी है। मैं जो करना चाहता हूँ वो अलग है और मैं जो कर रहा था वो अलग है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मास कम्युनिकेशन ही करना है
और ये ऐसा इंसिडेंट है कि आप हमेशा अवेयर रहो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या बातचीत हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब ऐसा आपको बिठा के बोलेगा कि बेटा तू आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ तो डॉक्टर बन जा, ऐसा नहीं। आपको कभी भी जो कुदरत है, जो नेचर है, वो संकेत देगी कि तुमको ये करना है। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ या फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि हाँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की और एज ए जर्नलिस्ट मेरा करियर स्टार्ट हुआ। So sir, what is your source of inspiration? लाइफ और मुझसे जो ज़्यादा तकलीफ़ में है वो लोग। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं, लेकिन जब हम आंखें खोल के देखते हैं ना तो आपके आसपास ज़्यादा लोग हैं जो आपसे तकलीफ़ में हैं। और आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन आपके पास जो लोग हैं ना आसपास, उनके पास तो वो भी नहीं है। तो मेरा इंस्पिरेशन हमेशा वो रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है और वो फिर भी कुछ कर रहे हैं। जब हम छोटे थे ना तो हमको ये सिखाया, आज हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि जो है उसमें करना सीखो, पर हमें ये सिखाया जाता था जो नहीं है ना उसके बिना जीना सीखो। Were your parents supportive when you decided to take mass communication as a career? जब मैंने ये सोचा कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है तब मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली वालों ने सबने मना कर दिया कि ये करियर ऑप्शन कुछ नहीं अच्छा है, क्या बैग लेके घूम रहे हो आप, है ना उसमें कुछ दौड़ते रहो और ये कोई अच्छा करियर नहीं है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया मेरे पेरेंट्स ने, पर मुझे यही करना था। तो जब मुझे पता चला था कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है तब मैं लॉ पढ़ रहा था, मैं सेकेंड ईयर ऑफ लॉ में था। तो मैंने सर्च किया कि मास कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है। तो अहमदाबाद में एक इवनिंग कॉलेज थी, तो सेकेंड ईयर लॉ के साथ में मैंने इवनिंग कॉलेज में मास कम्युनिकेशन कर लिया। तो साथ में जब डिग्री हो गई तो मैं टॉपर था उस इंस्टीट्यूट का, तो मुझे लोकल न्यूज़पेपर में प्लेसमेंट मिल गया। तब मुझे बताना पड़ा कि भाई मैंने ये साथ में किया है। और स्वाभाविक है जब हम घर पे कुछ बिना बताए करते हैं और बताना पड़ेगा तो डर भी लगता है कि आपको अब बताना है। तो मैंने जब मेरे पेरेंट्स को बताया कि भाई मैंने तो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी कर ली है और मुझे तो प्लेसमेंट भी मिल गया है, तो उन्होंने बिल्कुल सहजता से उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वेरी गुड, अच्छा किया तुमने कुछ पढ़ाई ही की है। तो यहाँ पे मैं आप सबको ये बात बोलना चाहूँगा कि देखो, आप घर पे बता के करो या ना बता के करो, पर आप क्या कर रहे हो, है ना। आप पेरेंट्स को बोलेंगे आप कोई किताबें पढ़ो, है ना, आप बिना बताए कोई किताब अच्छी पढ़ लोगे तो वो गुस्सा नहीं करने वाले। आप कुछ अच्छा करोगे तो वो हमेशा आपका सपोर्ट ही करेंगे। आपको ये अवेयर रहना है कि हम बिना बताए क्या कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत बात करेंगे तो वो हमको डांट ही पड़ने वाली है, पर अगर आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ होने वाला है, जिसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है, तो पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स आपको सपोर्ट ही करेंगे। आपको ये सोच समझ के करना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो पेरेंट्स ने बोला कि करो, और फिर मेरा करियर स्टार्ट हो गया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा कभी। सर, आपने कभी भी स्टेज फियर फेस किया है? स्टेज फियर क्या ऐसा है कि जब भी हम स्टेज पे जाते हैं ना, तो स्टेज पे जाने के 15 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले एक धड़कनें थोड़ी सी तेज़ हो जाती हैं। वो हमेशा रहता है। आप 1000 परफॉर्मेंस कर दो फिर भी रहता है, लेकिन स्टेज पे जाने से डर नहीं लगा कभी। उसका रीज़न है कि आप अगर कुछ साबित करने के लिए चढ़ोगे ना तो आपको टेंशन रहेगा, लेकिन जो आपको आता है, आप सिंगर हो और आपको गाना आता ही है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप अच्छी कविताएं लिखते हो और आपको स्टेज पे चढ़ के आपकी कविताएं ही पढ़नी है, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोल दिया जाए कि जो आपके अंदर नहीं है, तो आपको स्टेज फियर भी होगा और स्टेज पे चढ़ने के बाद आप ब्लैंक भी हो जाओगे, है ना। तो स्टेज पे आप क्या करने जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। How do you manage your time in multi-facets you are involved in? पहले मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छी तरह से करना आता था या फिर मैं नहीं करता था। लेकिन बाद में जब मैं अपनी लाइफ के बारे में अवेयर हुआ और मुझे पता चला कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, और हमेशा लाइफ में आप कुछ करते हो तभी कुछ होता है। तो आप बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है।
तो बस मैं ये ट्राई करता हूँ कि मेरा पूरे दिन का हर घंटा कुछ कुछ फ्रूटफुल हो, उसमें कुछ किया जा रहा हो। जैसे कि अगर मेरा कोई शूट नहीं है या फिर मेरी कोई मीटिंग नहीं है तो मेरे पास पेंडिंग में क्या क्या ऐसा है जो मैं अभी कर सकता हूँ। जैसे कि आज फर्स्ट हाफ में मेरा कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं था तो मैंने उस समय को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया, है ना। तो आपको हमेशा अवेयर रहना है। मैं अवेयर रहता हूँ कि मैं अपने टाइम को कैसे खुद के या फिर किसी और के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इस अवेयरनेस के साथ मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम कई बार वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब क्रिएटिव होते हैं तो आपको सोचने में बहुत टाइम लगाते हो, सोचते बहुत हो कुछ भी करने से पहले। तो अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। So sir, how important according to you is failure in life? फेलियर का डर जो है ना, उसके कारण कई बार लोग अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही होता है कि आप फेल होने वाले हो, लेकिन फेलियर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक लाइफ का पार्ट है। कोई भी हमेशा जीत ही नहीं सकता। कल ही हमारी जो कुछ ओलंपिक चल रहा है और रेसलिंग में हमारी जो टीम इंडियन जो रेसलर थी उसने जिसे हराया और वो कभी नहीं हारी थी, है ना, और वो आज हारी। तो क्या वो ख़त्म हो जाएगी या फिर उसे अब रुक जाना चाहिए? नहीं। फेलियर जो है ना, उसको आप कैसे लेते हो। आप जब फेल होते हो तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि हम क्यों फेल हुए, उसके क्या रीज़न थे, बस उसको फुलफ़िल करना है। अगर आप खिलाड़ी हो और हारे हो तो किसी ने अच्छा परफॉर्म किया आपसे तो वो जीत गया। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आप फेल हुए तो 4 आंसर जो आपने गलत लिखे वो बस वो 4 वापस से याद कर लेने हैं। तो फेलियर आपको ये बताता है कि आपकी कमी कहाँ पे है, आपको कहाँ पे और मेहनत करनी है। तो फेलियर जो है वो, उससे डरना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और मैं लाइफ में बहुत फेल हुआ हूँ और फेल हो के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फेल होने से अच्छा आप ये सोचो कि आपको जीतने की आदत कैसे लगेगी। फेलियर के बारे में मत सोचो, आपको जीतना है और जीतना आपकी आदत बन जानी चाहिए, उस तरह से जीतना है। What is the toughest part about being a motivational speaker according to you? आज की तारीख में सबसे टफ ये है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर की जो दुनिया है ना, उसको मनोरंजन की दुनिया बना दिया गया है। तो उस हिसाब से लोगों को सही मोटिवेशन क्या है उस दिशा में लेके जाना, वो मुझे चैलेंज लग रहा है। क्योंकि अभी जो पूरा ज़माना चल रहा है, एक बंदा जाता है और वो कूद कूद के कुछ बातें कहता है और लोगों में जोश भर देता है, ठीक है, और वो जोश उस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उतर जाता है। तो बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये पूरी लाइफ में किसी के काम आ जाए ऐसी बात बोलनी है। और आप देखो, अब जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण उस दिन अर्जुन के लिए मोटिवेशनल स्पीकर थे कि भाई तू लड़। और उन्होंने ऐसा बोला कि उनका बोला हुआ जो है अभी तक चल रहा है और हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हर किसी को ये सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसा दें कि वो लाइफ लॉन्ग उसका इम्पैक्ट रहे। Who is your favorite poet and why? मेरा फेवरेट पोएट जो है वो श्री कृष्ण है, संत कबीर है, गुरु नानक है। जितने भी हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल जिन्होंने लिखे हैं ना, वो सारे मेरे फेवरेट हैं। एज ए राइटर, सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उनको लिखने का मन ना करे बिकॉज ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शन या फिर उनको कुछ नए आइडियाज नहीं सोचते। तो सर, हाउ डू यू हैंडल राइटर्स ब्लॉक? सी, जब आप लिखते हो या तो क्या होता है, आपने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और वो इतना सारा एक्सपीरियंस कर लिया है आपके अंदर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस भर लिए हैं और अब वो आप राइटिंग करके आप कागज़ पे लिखने वाले हो, ठीक है। अब आप नहीं लिख पा रहे हो तो नहीं लिखना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आपको लिखना भी नहीं है। जब आप नए एक्सपीरियंस कर लोगे, नए आपके विचार नए हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली आप
पेन उठाओगे और लिखोगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लिखना जो एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको हंसी आती है, आपको रोना आता है, आपको, है ना, इस तरह से लिखना एक नेचुरल प्रोसेस है। आपके अंदर कुछ विचार आए और आपने उसे लिखा। तो मैं ये ट्राई करता हूँ। अब मैंने पिछले 6-8 महीने से एक भी पोइट्री नहीं लिखी है। जो मेरे कई सारे मेरे फैंस बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं कि पाजी आपकी कविताएं नहीं आ रही है, पर नहीं आ रही है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, अगर मैं बैठ जाऊँ लिखने तो 10 लिख दूँ, पर वो 10 लिखी हुई कविताओं में कोई दम नहीं होगा, मुझे पता है। तो आपको तभी लिखना है जब आपकी कलम, आपके जो सोच है, आपके विचार ऐसे आ जाएं, पक जाएं आपके अंदर से, जब जो फल होता है ना वो पक जाता है ना, तब उसका मज़ा आता है। तो उसी तरह से जब विचार आपके थॉट होंगे या फिर आपके जो कुछ आप दे रहे हो लिख के, लिखना, अगर मैं 10 कविताएं लिख भी दूँ तो इसे कोई नहीं पढ़ेगा। हम क्यों लिख रहे हैं? हम इसलिए लिख रहे हैं कि कोई किसी दिन ये पढ़ेगा और उससे कुछ मिलेगा। तो फोकस वो रहता है और वो तभी अचीव होगा कि जब आप उसको नेचुरल रखोगे। एक ऐसा इवेंट और प्रोग्राम जिसने आपके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ दिया हो। कई ऐसे घटना हुई हैं जिसने मेरे पे ऐसा कोई इवेंट तो नहीं है, लेकिन एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब वो फेलियर वाला जो आपका सवाल था उसके एडिशन में भी आंसर आप जोड़ सकते हो। मैं जब स्कूल में था तब मैं मार्शल आर्ट सीखने जाता था और स्टेट चैम्पियन में रहा। पर जब मैं सीखने जाता था तो शुरुआत के 8-10 चैम्पियनशिप में मैं पहले ही राउंड में हार जाता था, फर्स्ट राउंड में, ठीक है। पर जब वो कंपटीशन में कोई देखने नहीं आता था घर से, तो मैं घर जाता था तो वो मुझसे पूछते थे पेरेंट कि भी क्या हुआ आज की तेरी चैम्पियनशिप में। तो मैं ऐसे कह देता था कि अब क्या बोलूँ। तो 3-4 राउंड तो मैं जीत गया, पर वो जो मेडल वाला राउंड है ना वो हार गया ठीक है। पर 4-5 चैम्पियनशिप में हारने के बाद जो एक दिन ऐसा हुआ कि घर आया और मुझे पूछा गया कि क्या हुआ इस बार की चैम्पियनशिप में। तो मैं फूट के रोया और मैंने कहा कि मैं तो जीतता ही नहीं हूँ कभी, मैं कभी नहीं जीतता हूँ। वो सारे दोस्त मेरे जीत जाते हैं। तो उस दिन जब मैं ओपन हुआ और मेरे पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, तू भी जीतेगा। तो वो जो इंसिडेंट था, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की और कोई चैम्पियनशिप में नहीं हारा। मैं 2 बार स्टेट चैम्पियन रहा, मैं नेशनल में भी गया। तो वो मुझे इंसिडेंट्स हमेशा याद आ जाता है जब भी जैसे स्टूडेंट के साथ मैं बैठा होता हूँ और फेलियर की बात निकलती है लाइफ में, स्ट्रगल की बात निकलती है या किसी इंसिडेंट की बात निकलती है। तो वो एक इंसिडेंट था कि जब मैंने जीतने की शुरुआत की थी और फिर नॉट ओनली स्पोर्ट्स, एजुकेशन में भी मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हो गए थे। गुजराती का नाम सुनते ही ऐसा दिमाग में आता है कि वो बिजनेस में ही होना चाहिए, या फिर जैसे कि आपका बुक टाइटल है धंधो नानो छे पण पोतानो छे, वो भी इस बात से बहुत ही रिलेटेबल है। सो आपने टाइटल के बारे में कैसे सोचा? मैंने 20 साल जॉब की अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, लेकिन एक अवेयरनेस ऐसी मेरे लाइफ में आई कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। तो मैंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ, जो कि मेरा फ्रेंड है, जो कि मेरा कलीग था, हम लोग बैठे थे। तो मैंने ऐसी बात बोली, उसने कहा पाजी क्या चल रहा है आजकल। मैंने कहा अभी एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है। गुजराती में बातचीत हो रही थी कि भाई धंधो नानो छे पण पोतानो छे। तो जब मैंने ये बात बोली, ये सेंटेंस बोला, तो हम दोनों सोच में पड़ गए। और फिर उस फ्रेंड ने बोला कि पाजी ये तो बहुत इम्पैक्टफुल आपने वन लाइन बोली। तो मैंने कहा हाँ ये तो बहुत इम्पैक्टफुल है। तो हमने सोचा इसको लंबा करना चाहिए, इसे थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए। तो उस दिन ये धंधो नानो छे पण पोतानो छे ऐसी बातचीत में मैंने बोला और फिर मैंने इसको नोटिस कर लिया। फिर मैंने इस पर कविता लिखी। इस एक लाइन की मैंने 10 लाइन बनाई और वो कविता बहुत वायरल हुई। फिर मैं बिज़नेस की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगा। मुझे पता चला कि लोगों को ये बिज़नेस के बारे में बहुत जानना है। फिर पहली बार ऐसा हुआ
कि बॉम्बे से किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा, मेरे फ़ैन ने। तो मेरे को कुरियर आया तो मैंने खोल के देखा तो मेरा पेंटिंग था और उस पर ऐसे बोल्ड अक्षर में धंधो नानो छे पण पोतानो छे से लिखा हुआ था। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग मुझे इस सेंटेंस के कारण जान रहे हैं। तो जब मैंने बुक लिखी तो बुक का भी टाइटल मैंने फिर यही रखा और फिर उससे मैंने एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर भी करवा लिया, वो जो मेरा ट्रेडमार्क हो गया है। तो गुजरात में आई थिंक मैं फर्स्ट ऐसा होऊंगा इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर या राइटर जिसने अपना ट्रेडमार्क, अपना टैगलाइन अपनी ट्रेडमार्क करवाई है। સર, અમુક લોકોને સ્મોલ સ્કેલ બિઝનેસ કરવાનો હોય તો તમે એમને મોટિવેટ કઈ રીતે કરો છો? ઘણા મને મેસેજીસ આવે છે કે અમને કંઈક કરવું છે, તો હું એને ડીકોડ કરું છું પહેલાં કે તમે શું કરો છો, એને પહેલાં જાણવું પડે અને હું એને એ વ્યક્તિ જે કરવા માંગે છે હું એ વ્યક્તિની એબિલિટી સુધી પહોંચાડી દઉં। દરેક વ્યક્તિની એક એબિલિટી હોય છે, જેમ હું મારી એબિલિટી લખવામાં હતી તો એ વ્યક્તિને ઓળખું, એને જાણું, એની સાથે વાતો કરું અને પછી એ જાણવાની કોશિશ કરું કે આ વ્યક્તિની ખાસિયત શું છે, પછી હું એને કહું તું આ કર, તારે આ કરવું જોઈએ। હું કોઈ બિઝનેસની સલાહ કોઈ દિવસ નથી આપતો કે તું આ બિઝનેસ કર, તું આ બિઝનેસ કર, નહીં। એની એબિલિટી જે છે એના વિશે હું એને દોરું કે તારે આ દિશામાં જવું જોઈએ। सर, क्या आपको लगता है जो लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं बट नहीं जा पाते, उसके लिए सोसाइटल प्रेशर जिम्मेदार है? जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते उसके लिए सोसाइटी और प्रेशर कोई जिम्मेदार नहीं। सोसाइटी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि ये सोसाइटी बैठी है यहाँ पे ये मुझे परेशान कर रही है, ऐसा नहीं है ना। जो बिज़नेस करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हैं उसका रीज़न बहुत सिंपल है। अभी क्या चल रहा है, आप पढ़ते हो फिर आप अच्छी पढ़ाई करके कहीं पे जॉब पे लग जाते हो, ठीक है। अब जॉब पे लगते हो, जॉब में आपका ग्रोथ होता है, फिर आप थोड़ी सी लोन ले लेते हो, ठीक है। आपकी शादी हो जाती है, फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप पे लोन का बर्डन भी आ जाता है और आपको फिर ये रियलाइज़ होता है कि मुझे बिज़नेस करना था। तो 35 और 40 ईयर के बाद, एट द एज ऑफ 35 और 40 आपने लोन ली हुई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अब आप चाहते हो कि मुझे अपने दिल में जो है मुझे वो करना है, तो वो टफ़ इसीलिए हो जाता है। अगर आप अर्ली एज में ही सोचोगे कि मुझे ये करना है, 25-26 आपके पास समय है, आपके पास ताकत है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप रिस्क ले सकते हो, आप 2 साल 3 साल अपनी लाइफ को दे सकते हो, है ना। लेकिन अगर टाइम निकल गया और फिर आपने सोचा कि मुझे ये करना था तो लोग नहीं कर पाते हैं। What are your future goals and aspirations in both your personal and professional life? मैंने ये बुक लिखनी थी वो सोचा नहीं था। मैं हमेशा आज क्या करना है और आज क्या करना चाहिए था वो सोचता हूँ, और आज एक चीज़ नहीं, आज 10 चीज़ क्या करनी चाहिए थी। मैं क्या 4-5 चीज़ें कर सकता था, मैं वो सोचता हूँ। और जो मैंने आज 5 चीज़ें सोची है उसमें से एक चीज़ आज हो जाएगी, 4 चीज़ 4 दिन बाद होगी, एक चीज़ 10 दिन बाद होगी, ऐसे। तो मैं वर्तमान में जीता हूँ और जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती है मैं उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। और फ्यूचर में तो मैं जिस चीज़ का बना हुआ हूँ, लोगों से मिलना, मास कम्युनिकेशन, और आगे मेरा ये सपना है, मेरा गोल है कि एजुकेशन में मैं कुछ करूँगा, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। तो एक सी हमेशा लाइफ में कड़ी से कड़ी ही जुड़ती है, अचानक कुछ नहीं हो जाता, आप कड़ी जोड़ते जाते हो और श्रृंखला बनती जाती है। As you know, the best relationship in this whole world is fathers and daughters. And जो आपकी प्यारी बेटी पानी है, वो भी उससे आपका रिलेशनशिप कैसा है? Like, can you share one of the incidents जिसमें वो बहुत ही इंस्पायरिंग हो या फिर बहुत ही लविंग हो? બાની મારી દીકરી છે પણ એનાથી હું ઘણું બધું શીખું છું। जब भी आप अपने बच्चे के साथ होते हो तो बिल्कुल नेचुरल होते हो। तो मैं अपना बचपन उसके साथ जीता हूँ। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने बचपन में जो था मैं वो होता हूँ। और बानी के साथ मैं पॉजिटिव पाजी नहीं होता हूँ, मैं दीपू होता हूँ जो मेरे बचपन का नाम था। तो वो उसके साथ काफ़ी सारे कुछ मेरे वीडियोस भी वायरल हुए
तो जो कि लोगों ने बहुत पसंद की है। एक बार क्या हुआ, जब कोविड चल रहा था और गुजरात डे पे मैंने एक पोइट्री लिखी थी, तो मैं वीडियो शूट करने के लिए बाहर जा रहा था। तो बानी को पता था कि पापा शूट करने जा रहे हैं और कोविड था और लॉकडाउन था, तो उसने कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है। तो मैंने कहा अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा शूट करने तो मुझे घर पे ही शूट करना पड़ेगा और उसमें तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं उसमें वीडियो में आपके साथ पार्टिसिपेट करूँगी। तो वो एक मेरी पोइट्री थी, तू पूछ तारी जात ने तू केवो गुजराती छू। तो उसमें मैंने और बानी ने साथ में मिलके एक वीडियो बनाया जो बहुत वायरल हुआ था। और क्योंकि उसमें जो बानी का परफॉर्मेंस था वो मुझसे भी बेटर था, जो कविता उसने पढ़ी, तो लोगों ने बानी के कारण वो वीडियो ज़्यादा पसंद किया था। तो जो कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये कमेंट भी लिखे कि इसमें तूने कुछ नहीं किया है, इसमें वो बानी है ना, वो उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में एक बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट है क्विक बिट्स करके। सो उसमें हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे एंड आपको जो मन में पहला जवाब आता है वो हमको बताना है। तो सर, एक क्विक बिट्स का राउंड हो जाए। फेवरेट पोएम ऑफ योर्स? समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, रामधारी सिंह दिनकर। What inspired you to write your first book? लाइफ 3 words to describe yourself. मौजिलो मानस। What's your go-to writing snack? चॉकलेट। One habit you can't live without. स्लीपिंग। गुजराती दाल भात और पंजाबी थाली? दाल भात। छाछ और लस्सी? छाछ। गरबा और भांगड़ा? गरबा। If you weren't an author or entrepreneur, then what would you be? I don't know. Favorite place to work? My study room. Favorite quote or mantra? कर्मा। What you prefer more, writing or speaking? Writing. Your biggest influence or inspiration in your career? My first boss, Binida Parikh. What's next on a bucket list? Okay, more lecture, more books. Favorite way to relax? Sleeping. Luxury or fame? None of them. Traveling or staying at home? Traveling. One piece of advice you would like to give to your younger self? Hard work. Favorite video of yours which you posted? First one, तू पूछ तारी जात ने तू केवो गुजराती छो। Favorite word to motivate others? Hard work. Best personality you have interviewed with? अमिताभ बच्चन। Your favorite book of yours which you wrote or is it yet to come? फेलियर फेस्टिवल, निष्फलता उत्सव। As a motivational speaker, what is the most important message you want to convey to your young students like us? आपको खुद ही मोटिवेट होना है। पहली बात, ये मत एवं क्यारे भी अपेक्षा ना रखो कि कोई तमने आवीने तमने मोटिवेट करे, ठीक है? आपको खुद ही मोटिवेट होना है। और दूसरी बात, हमेशा ये प्रयत्न करो कि आप किसी को मोटिवेट करो। Lastly, thank you so much Positive Paji sir for your valuable time. You have filled us with positivity. My pleasure. It's been a truly pleasure to have you here and we look forward to see more of your amazing work in future. Thank you once again. Thank you so much for inviting me.